हेलो स्टूडेंट, अभी तक आपने पिछली कक्षाओं में जीव विज्ञान का बेसिक क्या होता है उसके विषय में पढ़ लिया था। जीव विज्ञान के बेसिक में क्या होता है कि सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीव क्या होता है? जिसमें जीवन होता है या जिसमें जीवन जीने की कला होती है उसे सजीव कहते हैं, या जिन्हें जीवन जीने का ज्ञान होता है वो क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। तो सजीव यानी जीव या जैव पदार्थ। तो उसी जैव अथवा सजीव के अंदर जीवन जीने के लिए कितने प्रोसेस होते हैं, कितने प्रक्रम होते हैं, उसी के विषय में पढ़ना है। तो वही हमारा पाठ का नाम भी है। आज स्टार्ट होगा क्लास 10 का पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस का पहला लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? जीवन जीने के लिए जैव शरीर के अंदर जीवन जीने के लिए सजीव के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं या कौन कौन से प्रोसेस आवश्यक हैं। जीवन जीने के लिए या सजीवों के अंदर कितने प्रकार के लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम होते हैं। अगर यही ना हो तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, या जीवन नष्ट हो सकता है, या इसमें से कोई थोड़ा कम हो जाए या थोड़ा ज्यादा हो जाए तो हम बीमार हो सकते हैं। हमारे लाइफ का संतुलित संचालन नहीं हो सकेगा, जीवन का संतुलित संचालन नहीं हो सकेगा। तो इसी को संतुलित संचालन शब्द को ही आधार बनाकर जैव प्रक्रम की परिभाषा बनती है। हेडिंग ये जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या हो सकती है? शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं कौन सी है? ये शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो जीवन के संतुलित संचालन के लिए आवश्यक होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जिसके उदाहरण निम्नवत हैं और ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, यानी एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं। यानी अगर ये गड़बड़ हुआ तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ये गड़बड़ हुआ तो ये हो जाएगा, ये गड़बड़ हुआ तो ये हो जाएगा, ये गड़बड़ हुआ तो ये हो जाएगा। यानी इसमें किसी भी चीज में थोड़ी दिक्कत आ गई तो आपको कोई न कोई परेशानी अवश्य होगी। आप बीमार हो सकते हो, या ये परेशानी लंबे समय तक रही तो ये गड़बड़ी लंबे समय तक रही तो आप मर भी सकते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। इन्हें जैव प्रक्रम को आप अभी जानिए कि शरीर में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो जीवन के या शरीर के संतुलित संचालन के लिए आवश्यक होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। प्रमुख प्रकार के जैव प्रक्रम निम्नवत है, जो आपके बायोलॉजी क्लास 10 के बायोलॉजी के पहले चैप्टर में दिए गए हैं, वो भी एनसीईआरटी के हैं। पाचन, पहला क्या है? पाचन। पाचन क्या होता है? बड़े बड़े खाद्य अणुओं को छोटे छोटे खाद्य अणुओं में पाचन तंत्र के माध्यम से गला देना, पचा देना, यही क्या कहलाता है? पाचन। फिर से बोल रहे हैं, पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें बड़े बड़े खाद्य अणुओं को छोटे छोटे खाद्य अणुओं में तोड़कर उनका उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, तो परिभाषा हो गई पाचन। पाचन क्या होता है? बड़े बड़े खाद्य अणुओं को छोटे छोटे खाद्य अणुओं में तोड़ा जाता है। जिसके पश्चात थोड़ा ध्यान दो कि हम भोजन करते क्यों हैं। हम काम करके आए, हमें बहुत भूख लगा है, भोजन कर लिए तो हमें आराम मिल जाता है। क्यों आराम मिल? देखो, हमें भूख क्यों लगती है? क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रह जाती। हमें थकाई क्यों लगती है? थकावट हमें क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रह जाती। तो इसी ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम भोजन को किसी न किसी रूप में लेते हैं, चाहे वो नाश्ता के रूप में हो, चाहे वो लंच के रूप में हो, यानी किसी भी रूप में हो, हम भोजन को ही लेते हैं, खाद्य पदार्थ को ही लेते हैं। यानी खाद्य पदार्थ हमारे लिए एक प्रकार से ऊर्जा का काम करता है। खाद्य पदार्थों को सबसे पहले भोजन लेकर पाचन तंत्र में जाता है, जहाँ पर पाचन तंत्र को आहार नल कहते हैं, जहाँ पर उसका पाचन होता है। पाचन के पश्चात भोजन में जो पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं, भोजन में जो
पचे हुए भोजन में जो पोषक पदार्थ उपस्थित होते हैं उनका क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण होने के पश्चात उन पोषक पदार्थों का उपयोग क्या होता है, शरीर द्वारा वृद्धि तथा विकास के लिए होता है। इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पोषण। प्रश्न ध्यान दें, हम भोजन खाए, भोजन पच गया, पचे हुए भोजन से जो उसमें पोषक पदार्थ थे उनका क्या हो गया, अवशोषण हो गया। अवशोषण के पश्चात उन पोषक पदार्थों का क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। अपने अंगों में देखिए, स्वांगीकरण, स्व मतलब स्वयं का, अंगीकरण करना यानी इन पोषक पदार्थों का हम अब उपयोग कर सकते हैं, इनका स्वांगीकरण करते हैं यानी अपना अंग बना लेते हैं, पोषक पदार्थों का अपना अंग बना लेते हैं, जिससे इन्हीं पोषक पदार्थों का उपयोग शरीर के वृद्धि तथा विकास के लिए होता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण। यानी पाचन के बाद अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद स्वांगीकरण होता है, जो किसके बराबर होता है, पोषण के। पोषण को वैसे तो हम इतना भी छोड़कर उसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, अवशोषण के पश्चात पोषक पदार्थों का उपयोग शरीर के वृद्धि तथा विकास के लिए होता है। यह क्रिया पोषण कहलाती है। यहीं से भी कर सकते हो, फिर से बताते हैं। पोषण पाचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें बड़े बड़े खाद्य अणुओं को छोटे छोटे खाद्य अणुओं में तोड़कर पचाया जाता है। पाचन के पश्चात उसमें उपस्थित पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है। अवशोषण के पश्चात पोषक पदार्थों का स्वांगीकरण किया जाता है, जिससे जिन्हीं पोषक पदार्थों का उपयोग शरीर के वृद्धि तथा विकास के लिए होता है, और इसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास। इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास। देखिए, श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया होती है, देखिए अभी तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, श्वसन को ही कहते हैं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना तथा CO2 को बाहर निकालना श्वसन नहीं है। यह नहीं, बल्कि यह क्रिया श्वासोच्छ्वास है। वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेना और CO2 को फेफड़े से बाहर निकाल देना। वायुमंडल से ऑक्सीजन को फेफड़े में लेना तथा फेफड़े से CO2 को बाहर निकाल देना। यह प्रक्रिया क्या है, श्वासोच्छ्वास है। श्वासोच्छ्वास है। इसी श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया के सहारे ही श्वसन होता है। यानी श्वासोच्छ्वास क्या है, वायुमंडल से फेफड़े में ऑक्सीजन को लेना और फेफड़े से वायुमंडल में CO2 को छोड़ना क्या कहलाता है, श्वासोच्छ्वास। और श्वासोच्छ्वास की सहायता से क्या होता है, श्वसन। या श्वासोच्छ्वास के सहारे क्या होता है, श्वसन। अब देखते हैं कैसे होता है हमारा श्वसन। ये क्या है, ये समीकरण वाला पोर्शन क्या है, ये श्वसन है। अब आपको आश्चर्य होता होगा, हमने इसे कभी देखा ही नहीं, ये कौन सा श्वसन है, तो क्या है इंग्लिश गणित में ऐसा कुछ लिखा गया, ये कैसे श्वसन हो सकता, नहीं, श्वसन यही है। श्वसन का काम क्या होता है, ऊर्जा देना। और यह श्वसन प्रक्रिया किसकी सहायता से होती है, श्वासोच्छ्वास। कर देखते हैं कैसे। ये क्या है, आपको ग्लूकोज का सूत्र है, क्या है, ग्लूकोज को इसी वाले ऑक्सीजन की सहायता से जलाया जाता है। कहाँ पर, कोशिका में। यहाँ पर आग ऐसे नहीं जलते, जलाने का मतलब कभी मत समझिए कोशिका में आग जलता है, बल्कि इसके माध्यम से इसकी क्रिया कराई जाती है, जो श्वासोच्छ्वास से हमें ऑक्सीजन मिला था, ये आ गया। इसके साथ क्रिया करने के पश्चात कहाँ पर, कोशिका में।
क्या बनता है? CO2 जल और ऊर्जा। अभी हमने आपको बताया था कि श्वसन का काम क्या होता है? ऊर्जा देना। तो ऊर्जा बन गई, ये निकल गई ऊर्जा का। तो जिस प्रक्रिया में ऊर्जा मिलती है वो क्या सी प्रक्रिया है? श्वसन। यानी ये प्रक्रिया पूरी हमारी श्वसन की हो गई। अब इसमें एक चीज तो हमें मिल गई, ऊर्जा। तो हमें आवश्यक क्या था? श्वसन से ऊर्जा मिलना, लेकिन इसके साथ दो चीजें और बन गई थी, ये एक CO2 और एक जल। क्या होता है? CO2 बड़ी हानिकारक गैस होती है, अतः इसे शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसके लिए फिर से हमें उसी श्वासोच्छ्वास क्रिया की सहायता लेनी पड़ती है, जो फेफड़े से CO2 को बाहर निकाल देता है। क्लियर? अब बात आती बचा जल। CO2 बाहर निकल गया, बचा जल। जल क्या है? शरीर के लिए आवश्यक ही होता है, अनावश्यक नहीं होता है, अतः इसका भी शरीर द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। ये शरीर में अपने आप अवशोषित हो जाता है। फिर से बता दे रहे हैं श्वासोच्छ्वास तथा श्वसन। श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया होती है जिससे वायुमंडल के ऑक्सीजन को फेफड़े में भरा जाता है और फेफड़े में उपस्थित CO2 को बाहर निकाला जाता है। प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है और श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया के सहारे ही श्वसन की प्रक्रिया होती है। और श्वसन प्रक्रिया पूरी तरह से ऊर्जा उत्पादन वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है। कहाँ पर? कोशिका में। और यहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, क्योंकि श्वसन का मतलब ही है ऊर्जा देना। लेकिन इसके साथ दो चीजें और बन जाती है, CO2 और जल। जल का शरीर में कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता, अतः जल को शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जबकि CO2 क्या है? एक प्रकार की हानिकारक गैस है, अतः इसे फिर से श्वासोच्छ्वास क्रिया की सहायता से इसे फेफड़े द्वारा बाहर वायुमंडल में निकाल दिया जाता है। क्लियर? यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको लाइफ प्रोसेस की तीसरे टॉपिक पे आते हैं, जैव प्रक्रम के तीसरे टॉपिक पे आते हैं, परिवहन। परिवहन क्या होता है? इसमें पूरी तरह से ब्लड से संबंधित है। अगर जो चीजें ब्लड से संबंधित है उसमें दो चीजें आती है, एक नस यानी रुधिर वाहिनियां, जो दो प्रकार की हो सकती हैं, एक धमनी तथा सिरा। एक धमनी, एक सिरा। रुधिर वाहिनियां दो प्रकार की हो सकती है, यानी एक धमनी, दूसरा सिरा, जिसे आप क्या कहते हो? नस। ये सब जो है। हृदय जानते हो, जो यहाँ पर धड़कता है, बाएं तरफ होता है, इसका ज्यादातर पार्ट बाएं तरफ होता है, जिसे जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, इसे आप दिल भी कहते हो। अब इसके विषय में आप डिटेल में जब इसे पढ़ने लगोगे पूरी तरह तब पढ़ोगे। नेक्स्ट आता है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम का लास्ट टॉपिक, उत्सर्जन। जिस क्रिया में कौन भाग लेते हैं? वृक्क अथवा किडनी। वृक्क क्या है? हिंदी शब्द है, जबकि किडनी इंग्लिश शब्द है। दोनों एक ही चीजें हैं। वृक्क हिंदी शब्द है, जबकि किडनी इंग्लिश शब्द है। ये क्या करते हैं? ब्लड में उपस्थित यूरिया को छानकर ब्लड से यूरिया को अलग करते हैं। ब्लड यानी खून, रुधिर। ब्लड में उपस्थित यूरिया को ये छानकर ब्लड को शुद्ध बना देते हैं और यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर निकाल देते हैं। यानी वृक्क का काम क्या होता है? यह एक प्रकार की छलनी का काम करता है, जो खून में उपस्थित यूरिया को छानकर खून को शुद्ध बनाता है और यूरिया को मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को उत्सर्जन भी कहते हैं। मूत्र के रूप में शरीर से उत्सर्जित पदार्थों का त्याग करना ही उत्सर्जन कहलाता है, अथवा शरीर में उपस्थित हानिकारक खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। और इस क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो इस क्रिया में कौन भाग ले रहा है? वृक्क अथवा किडनी। अतः वृक्क को ही क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसके विषय में भी हम डिटेल से जब ये पढ़ने लगेंगे एक एक करके तो पढ़ेंगे। तो यहीं पर आपका क्लास एंड होता है। नेक्स्ट दिन, इसके लिए आपको गुड लक।